अब बात गुजरात के विवादित जासूसी कांड की, जिसकी जद में अब सीधे तौर पर मोदी भी घेरे में आ गए हैं। गुजरात के निलंबित आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी में दावा किया है कि राज्य सरकार ने इसलिए महिला आर्किटेक्ट की अवैध तरीके से जासूसी करवाई क्योंकि खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस महिला पर मोहित थे। प्रदीप शर्मा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि मोदी और उनके करीबी अमित शाह ने महिला के निजता के अधिकार और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का सरासर उल्लंघन किया है। प्रदीप शर्मा का आरोप है कि मोदी सरकार ने उन्हें निलंबित कर 2010 से 2012 के बीच आधा दर्जन मामलों में सिर्फ इसलिए फंसाया क्योंकि मोदी को शक था कि वो उस महिला की सेक्स सीडी के बारे में जानकारी रखते हैं जिसमें वो आपत्तिजनक स्थिति में दिख रही है। शर्मा का दावा है कि मोदी को लग रहा था कि वो महिला उन्हें जानकारी मुहैया करा रही है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने उस महिला और उनकी जासूसी कराई। ये पहली बार है जब इस जासूसी कांड में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले इस मामले में मोदी के करीबी अमित शाह पर आरोप लगा था कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया था कि वो महिला पर नजर रखें क्योंकि साहेब ऐसा चाहते हैं। और इस बीच कांग्रेस ने आरोपों को गंभीर बताते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। अब देखिए, उन्होंने तो कोर्ट में डाली है ये एप्लीकेशन और कोर्ट से रुजू किया है, तो ये तो कोर्ट का काम है जो उसका नोटिस ले, और जरूर लेगी नोटिस। अगर उसके अंदर तत्व हैं, कुछ कॉन्क्रीट बात है, तो यकीनन कोर्ट उसका नोटिस लेगी। और हम तो यही कहेंगे, कोर्ट को में डाला है तो हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोर्ट ही तय करेगी इसको। और वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने इसे गंदी राजनीति करार दिया है। आज जो प्रदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट मूव करूंगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि 12 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने याचिका में इन सारे आरोपों को बिना शर्त वापस लिया था और उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि हमें मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, हम उनकी गरिमा का ध्यान करते हैं और सम्मान करते हैं। एकाएक 2 साल बाद ये विषय उठाया गया है क्योंकि चुनाव में कांग्रेस हार रही है, उनके पास जो मुद्दे हैं उसका उत्तर नहीं है, अतः हताशा में इस तरह की बातें की जा रही हैं। उधर गुजरात के निलंबित आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा का कहना है कि महज शक की वजह से उन्हें मोदी सरकार ने निशाना बनाया। महिला आर्किटेक्ट से अपने और मोदी के रिश्तों के साथ साथ उन्होंने इस पूरे विवादित जासूसी कांड पर हमारे सहयोगी भूपेंद्र चौबे से खास बातचीत की। नमस्कार, IBN 7 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से देश में एक बड़ा भारी विवाद चल रहा है और वो विवाद है स्नूपिंग राव से संबंधित। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो सबसे बड़े सहयोगी माने जाते हैं अमित शाह, क्या वो गुजरात में एक लड़की का फोन टैप कर रहे थे, उसकी मूवमेंट्स के ऊपर अनावश्यक जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो ऐसा क्यों कर रहे थे? इस वक्त हमारे साथ वो शख्स हैं जिनको कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनकी भी कुछ भूमिका बताई जाती है। प्रदीप शर्मा, गुजरात के वरिष्ठ अफसर। प्रदीप जी, IBN 7 में स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा प्रदीप जी कि इन दोनों घटनाओं में क्या लिंक है? एक लड़की के मूवमेंट्स के ऊपर गुजरात सरकार टैप करती है, उसका फोन टैप करती है, उसकी मूवमेंट्स के ऊपर जानकारी रखने की कोशिश करती है, और दूसरी ओर आपका नाम आता है कि ये तो दरअसल उस लड़की को आपसे बचाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा था। अब सबसे पहले मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि अगर आपने टेप सुनी है तो उसमें 80% जिक्र तो लड़की का हो रहा है और 20% सर्वेलेंस मुझ पर हो रही है। अगर मैं मेन टारगेट हूं सर्वेलेंस का, अगर मैं थ्रेट हूं, तो मेरे पीछे पड़ी, उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? उसके पेरेंट्स कहां जा रहे हैं, उसकी भाभी कहां जा रही है, उसकी तलाश क्यों कर रहे हैं? बॉम्बे में कौन सी फ्लाइट से उतरेगी, कौन सी फ्लाइट में जाएगी, कौन से होटल में रहेगी, ये क्यों कर रहे हैं आप? मेरे पीछे आइए अगर मैं थ्रेट हूं तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब लड़की के पेरेंट्स मेरे घर आए भावनगर में, तो उनके पीछे पीछे पुलिस वाले आए थे सर्वेलेंस से, जैसे क्लिपिंग में पता चला है। तो उनके माँ बाप और उनके भाई अगर मेरे घर मुझे मिलने आ रहे हैं तो आप उनका सर्वेलेंस क्यों कर रहे हैं? लेकिन सर, देश में बड़े कलेक्टर होते हैं और आप खुद कलेक्टर थे उस वक्त कच्छ रीजन में। हर कलेक्टर के घर तो सर उस पूरे एरिया के जितने लोग होते हैं वो ऐसे तो फ्रीली एंटर नहीं करते। ये जो लड़की थी, ये जो महिला थी, इसकी आपके घर में ऐसी एंट्री कैसे थी और इसके माँ बाप आपके घर क्यों जा रहे थे अगर आपका इस लड़की के साथ कोई घनिष्ठ रिश्ता नहीं था? लेकिन आई थिंक आप भूल रहे हैं कि जब वो मेरे घर की आने की बात कही है तब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर भावनगर था, कलेक्टर नहीं था। जी ठीक है। और ये अहमदाबाद या भुज कहीं से आए थे, मुझे याद नहीं है। इन्होंने कोई प्रोजेक्ट डालना था अर्बन डेवलपमेंट के अंदर, सुएज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कुछ ऐसी कुछ बात कर रहे थे। बिकॉज मैं म्युनिसिपल कमिश्नर था, मुझे जानते थे,
तो ये पूरा फैमिली आया था चर्चा करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। ये आपको जानते थे पहले से? हाँ, मुझे जानते थे, ये पूरा परिवार? जब मैं कलेक्टर कच्छ था तब से जानते थे। तो किस प्रकार का रिश्ता था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका और इस लड़की के परिवार के बीच किस प्रकार का रिश्ता था? देखिए, ऐसा है कि ये तो एजुकेटेड फैमिली है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जब भी मैंने एक बहुत ही डिफिकल्ट रोड बनाया था भुज के अंदर, श्रॉफ बाजार, ज्वेलरी मार्केट जिसको कहते हैं, उस बाजार के अंदर इन महिला के जो फादर हैं वो एक प्रोमिनेंट लीडर से थे, तो इनकी मदद ना होती तो शायद वो रोड नहीं बनता। तो वहां से वो दोस्ती शुरू हो गई, क्योंकि मैं जब काम करता था भुज में तो मैं घर के अंदर से या ऑफिस से बैठ के काम नहीं करता, मैं साइट के ऊपर से काम सर, मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। मैं दिल्ली में हमें ऐसा बताया जा रहा है भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा कि दरअसल मसला कुछ यूं है कि प्रदीप शर्मा जी और इस महिला के बीच कुछ ज्यादा ही दोस्ताना संबंध थे, कहीं प्यार टाइप का कोई रिश्ता था शायद आप दोनों के बीच में, और उस रिश्ते के खिलाफत करने के लिए लड़की के मां बाप ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आपके खिलाफ कंप्लेन की थी और इसलिए उसका फोन टैप किया जा रहा था क्योंकि उसको आपसे बचाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मैं फिर आपको जवाब दे रहा हूं कि अगर मेरे खिलाफ मां बाप ने कंप्लेन की है तो जिस दिन मुझे पुलिस अरेस्ट करती है उस दिन शाम को पुलिस स्टेशन मेरे लिए खाना लेके आर्किटेक्ट लेडी के मां बाप क्यों आते हैं? अगर उनको मुझसे थ्रेट था तो मुझे मिलने क्यों आते हैं? 3 महीने पहले, मेरे अरेस्ट के 3 महीने पहले, पूरा फैमिली, उनके भाई, उनकी भाभी, वो सब मेरे पास मेरे घर पर आए थे, खाना वाना खाया था। अगर थ्रेट होता तो ये ऐसे थोड़ी कोई आता है। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा प्रदीप शर्मा के पास क्या है? ऐसी कौन सी जानकारी? ये तो हमारे सीएम साहब को आपको जाकर सवाल पूछना पड़ेगा कि ऐसे कौन सा उनके दाढ़ी में तिनका पड़ गया कि उनको मेरे पीछे पड़ना पड़ा। हकीकत यह है कि स्नूपिंग करते थे। एक हमारे पास किसी ने मैसेज किया कि क्लिपिंग है, इसके लिए आप थोड़ा संभालिएगा। हमने क्लिपिंग देखी, हमको जरा डाउटफुल लगी, आर्किटेक्ट की क्लिपिंग थी, इसी महिला की थी। हमने 3-4 लोगों को फोन किया कि भाई ऐसी क्लिपिंग है, और मुझे लगता है ये स्नूपिंग एजेंट्स हैं, जो मोदी साहब के ग्रेट स्नूपिंग एजेंट्स हैं, जेम्स बॉन्ड, उन्होंने इसका अर्थघटन गलत कर दिया। उन्होंने शायद ये बता दिया कि आपकी क्लिपिंग है। और चूंकि उनकी दाढ़ी में तिनका था, जैसे मैं कह चुका हूं कि शायद ये महिला उनके काफी करीब थी, उनको डर पड़ा लगा कि ये मेरे पास कोई क्लिपिंग आ गई, तो ये मेरे घर पर मुझे सुबह 5:30 बजे अरेस्ट करने आए। कोई नोटिस नहीं, कोई फरमान नहीं, कोई समन नहीं, और मेरे घर को छिन भिन कर दिया। सारे कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, सॉफ्ट ड्राइव सब लेकर चले गए, पेपर्स लेकर चले गए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि क्लिपिंग थी नहीं। जो क्लिपिंग थी वो उनकी नहीं थी। वो क्लिपिंग उस महिला की थी, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी जी का जिक्र नहीं था। करेक्ट। लेकिन चूंकि आपका फोन टैप किया जा रहा था, इसलिए ऐसी एक धारणा बनी आपके मुताबिक मोदी जी के मन में, बिल्कुल, कि कहीं प्रदीप शर्मा के पास कुछ ऐसा कोई चीज तो नहीं, कोई ऐसी क्लिपिंग तो नहीं जिससे उनकी इज्जत में शायद मटिया मिल। बिल्कुल। लेकिन प्रदीप जी, ये बड़ी मजेदार बात है कि आप कहते हैं कि आपके खिलाफ आपसे इस महिला का बड़ा दोस्ताना संबंध था। क्या इस महिला ने कभी आपको आकर यह भी बताया, अगर आपका संबंध इतना दोस्ताने का था, कि उसकी नरेंद्र मोदी जी के साथ कैसे मुलाकात हुई, किस प्रकार का रिश्ता था? मुलाकात तो मैंने करवाई। वो उस गार्डन जब खत्म हुआ, उस गार्डन की आर्किटेक्ट थी। जब इनॉग्रेशन आया, श्री नरेंद्र मोदी तब आए और उन्होंने आके इनॉग्रेट किया, तब मुझे लगा कि इस लड़की ने इतना अच्छा काम किया है तो कम से कम मुख्यमंत्री से इनके ताल्लुकात करवाने चाहिए। तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए स्टेज पर बुलाया और मैंने कहा कि सर, ये बैंगलोर बेस्ड लड़की है, लेकिन कच्छ की लड़की है, और ये गार्डन इन्होंने बनाया है। तो उनको एक मोमेंटो जैसा दिया और बात खत्म हो गई। उसके बाद फंक्शन के बाद शी केम और आके मुझे कहा, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे किस प्लेटफॉर्म पर बता दिया। उनके बाद उनके बीच में ईमेल चालू हो गए, उनके बाद मोबाइल फोन चालू हो गए। सीएम साहब ने उनको कहा, भाई मोबाइल अलग अकाउंट रखना, नॉर्मल फोन मत यूज करना, और ये सब बातें महिला ने आपको सब उसने आके मुझे बताया कि तो उनकी जो रिलेशनशिप बढ़ रही थी जी नरेंद्र मोदी जी के साथ, वो महिला हर बार आके आपको सब कुछ बताती थी उस वक्त 2006-2007 के बीच में। लेकिन क्या कभी महिला ने यह भी बताया कि इस रिलेशनशिप का स्वरूप क्या था जो उनके और नरेंद्र मोदी जी के बीच थी? कुछ अंश तक बताकर फिर उन्होंने बताना बंद कर दिया। उन्होंने उसके बाद आपको कभी नहीं बताया कि उसके आगे क्या हुआ? लेकिन प्रॉक्सिमिटी थी, ये तो एस्टैब्लिश उन्होंने कर दिया था। मुझे आकर बताती थी, कभी फोन करती थी कि बात हुई है। उनको एक निकनेम दिया था, मैं जिक्र नहीं करूंगा, सीएम को एक निकनेम दिया था कि ऐसा निकनेम से उसको बुलाकर बोलती थी कि आज उसका फोन आया, आज वहां पहुंचा है, पूछता है। नहीं, ये मैंने जो सुना है, वो जो हमें जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि एक बातचीत के दौरान आपने इस महिला से उसका फोन ले लिया और आपने उस फोन में देखा एक नाम कृष्णा,
जिस नाम में नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल नंबर रिकॉर्डेड था, और आपने कुछ उसमें एसएमएसेस देखे जो कि बड़े एक इंटीमेट टाइप एसएमएसेस थे नरेंद्र मोदी जी और इस महिला के बीच, और तब आपको पता चला किस जो मैं स्वरूप की बात कर रहा हूं, जिस रिलेशनशिप की नरेंद्र मोदी जी का और इस महिला के बीच, क्या सच है? जब ये भावनगर मुलाकात मेरे अलंग के प्रोजेक्ट के लिए आई थी, तब इन्होंने आके मुझे ये कहा कि नरेंद्र मोदी पूछ रहे थे कि ऑफिस में है कि घर गया है। तो बोलती है मैंने जवाब दे दिया कि आप तो ऑफिस में चले गए हैं। हालांकि मैं ऑफिस में नहीं गया था, मैं वहीं था, लेकिन मैं सुबह शुरू राउंड करता था, फिर वापस आता था, फिर जाता था। शी सेड कुछ जो भी बोला होगा उसने। तो उस दरमियान जो मैसेज आया मैंने उसको बिलीव नहीं किया। नहीं मैं बिलीव नहीं करता, उसने मुझे बताया। अब की बार मैसेज पढ़ने के बदले मैंने फोन नंबराइज कर लिया और अपने मोबाइल फोन के ऊपर सेव कर दिया, चीफ मिनिस्टर का। और एक आध बार गलती से रीडायल हो गया वो नंबर, 5-7 रिंग गई। जिस आदमी को मैं कर रहा था वो फोन उठाए, ऐसा ही आदमी तो उसने उठाया नहीं, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने नंबर देखा तो मुझे ख्याल आया कि ये तो वो वाला नंबर है। तो क्या प्रदीप शर्मा को इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार संबंधित मामला नहीं था, लेकिन ये डर था कि प्रदीप शर्मा जी के पास शायद कोई ऐसी जानकारी है जिससे नरेंद्र मोदी जी को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नरेंद्र मोदी को इस बात का डर था कि अगर मुझे दबाएंगे और मैं डर जाऊंगा, अगर परेशान करेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन सहन करने की एक हद होती है। अगर एक आदमी बार बार मैं बाहर बेल में आता हूं फिर केस करते हैं, फिर जेल में जाता हूं फिर केस करते हैं, तो ये तो सहन नहीं हो सकता, फिर तो यू हैव टू फाइट इट। तो इसका आप जो पूरी बात कह रहे हैं उसका सार ये है कि प्रदीप शर्मा जी को दरअसल विक्टिमाइज किया गया है गुजरात सरकार द्वारा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि गुजरात सरकार को, गुजरात के मुख्यमंत्रियों को ऐसा लगा कि प्रदीप शर्मा जी शायद इस महिला की जो रिलेशनशिप है नरेंद्र मोदी जी के साथ, उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानते हैं, जिससे उनकी इमेज को नुकसान हो सकता है। भ्रष्टाचार संबंधित कोई मसला नहीं। और अमित शाह का जो स्टेटमेंट है कि बंजारा जितना टाइम जेल में रहा है उतना टाइम इस अधिकारी को जेल में रखना है, इस बात की पुष्टि करता है कि उनका इरादा यह था कि मैं जेल में बैठ जाऊं और चुप बैठ जाऊं। अंत में सर, क्योंकि आपका इस महिला के साथ दोस्ताना संबंध था उस वक्त, और आप कहते हैं कि बाद में संबंध वो खत्म हो गया था, क्या इस महिला ने कभी आपको ऐसा भी बताया कि इनके परिवार वालों को रुपए से, पैसे से या व्यवसाय की दृष्टि से क्या इनका फायदा हुआ था जब इस महिला का नरेंद्र मोदी जी के साथ रिश्ता बना? तो और ये नहीं बताया था। आई थिंक मैंने आपको जैसे पहले मेंशन किया है कि उन्होंने कुछ इनको ऑफर किया था 2006 में, जो ठुकरा कर चली आई थी कि मुख्यमंत्री लेवल पर काम कर रही थी, इतनी छोटा मोटा तो नहीं करूंगा, बड़ा प्रोजेक्ट की बात कर रही थी वो। नरेंद्र मोदी ने इसको ये भी कहा था कि तुम जहां मेरी पोस्टिंग है वहां पर कोई प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करो तो मैं फंड कर दूंगा। तो सपोर्ट देने की कोशिश तो 2006-2007 से शुरू हो गई थी, लेकिन सर फ्रक्टिफाइड ओनली इन 2008। लेकिन क्या सर ये भी सच नहीं है कि जो ये अब आप 2013 में बात बता रहे हैं 2006 की, क्या ये सच नहीं है कि अब जो 2014 में चुनाव आने वाला है, कहीं न कहीं क्या आपको कांग्रेस पार्टी इसके लिए उकसा रही है, उत्साहित कर रही है? भैया, अगर मैं कांग्रेस का आदमी होता तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शातिर आदमी मुझे भावनगर कमिश्नर बनाता, राजकोट कलेक्टर बनाता, कच्छ कलेक्टर बनाता। पहले ये बताइए। दूसरी बात ये है, मौका कहाँ मिला मुझे बोलने के लिए? इन्होंने मुझे 18 महीने जेल में रखा है, राइट। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने दरखास्त लेकर खड़ा हूं कि मेरे केसेस हैं, उनकी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन किसी सीबीआई से कराइए। नरेंद्र मोदी तो सीबीआई से भागते हैं, मैं सामने से कह रहा हूं मेरी सीबीआई से कराइए। बट सर, इन कंक्लूजन द पॉइंट इज दैट इट्स नॉट एज इफ दैट दिस इज अ बैटल व्हिच इज बीइंग फॉट ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी बिकॉज़ वी आर नाउ इन अ प्री-इलेक्शन ईयर। I have nothing to do with the Congress party. You have nothing to do with any politics. This battle has got nothing to do with my battle. This is your battle. Absolutely. This is Pradeep Sharma's battle vis-a-vis नरेंद्र मोदी। Yeah, it is my fight for right. और आप अपनी बात पर अडिग रहेंगे कि इस महिला का आपके साथ कोई संबंध नहीं था, सिवाय उस दोस्ती के। इस महिला का अगर कोई संबंध था तो नरेंद्र मोदी जी के साथ था। प्रदीप शर्मा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।